जब लाला जी फैज़ाबाद में फैज़ाबाद गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, तब जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन या संयुक्त प्रांत के सबसे बड़े शिक्षा अधिकारी जेसी नेसफील्ड ने उनकी वार्षिक रिपोर्ट में जो लिखा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसमें लिखा कि लाला सीताराम तत्कालीन भारत के सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति हैं। यानी 1890 आते आते जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी शैशव अवस्था में था, तभी उन्हें फेलो ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद चुन लिया गया था। और इतना ही नहीं, एक सार्वजनिक स्वीकृति देते हुए उनको फैज़ाबाद के म्यूनिसिपल बोर्ड या नगर पालिका के सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और यहीं से एक तरह से आप कह सकते हैं प्रशिक्षण शुरू हो गया, और कैसे उनको अब अध्यापन से अंततोगत्वा अंग्रेज मानने लगे थे कि प्रशासक अच्छे होने के नाते जो डिप्टी कलेक्टरी बीए पास करने के पश्चात 1879 में ठुकराई थी, उसकी ओर अब इनको ले जाया गया। और 1894 में हम पाते हैं लाला जी को अंग्रेज सरकार ने डिप्टी कलेक्टर बना दिया। उनका एक तरीका होता था, 3rd क्लास डिप्टी कलेक्टर, 2nd क्लास, 1st क्लास, ऐसा वो धीरे धीरे शनै शनै आपकी कर्तव्य निष्ठा पे, कर्तव्य परायणता पे और योग्यता के आधार पर पदोन्नति देती थी। और एक बड़ी मजेदार बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा, 1909 में 49 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो गए थे। 16 वर्षीय डिप्टी कलेक्टर उनको मिली थी, और उसमें भी एक इतिहास रचा। तृतीय श्रेणी डिप्टी कलेक्टर से प्रथम श्रेणी डिप्टी कलेक्टर होकर सेवानिवृत्त हुए थे। और प्रथम श्रेणी का डिप्टी कलेक्टर भारतीयों को, गैर आईसीएस लोगों को प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पद होता था। और सेवानिवृत्ति के समय उनको राय बहादुर की पदवी से भी विभूषित किया गया था। 1900 आते आते आप पाते हैं कि कानपुर जैसे बड़े और महत्वपूर्ण जिले में वे डिप्टी कलेक्टर नियुक्त हो गए थे। और इसी कानपुर प्रवास के दौरान डिप्टी कलेक्टरी करते हुए उन्होंने प्राचीन नाटक एवं नाट्यशास्त्र, श्रृंखला या अंश की 6 पुस्तक का लेखन कार्य पूर्ण कर लिया था। फिर वे अपने प्रिय विषय गणित की ओर घूमे और उसकी भी 2 पुस्तकें लिख डाली इसी कानपुर प्रवास में। किंतु उन्हें समझ में आया गणित के प्रति लोगों का रुझान उतना अधिक नहीं है, लिहाजा उन्होंने इस कार्य को फिर त्याग ही दिया। ये एक बहुत मजेदार किस्सा है लाला सीताराम भूप का। कानपुर से उनका तबादला झांसी हो गया, जहां महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से उनकी भेंट हो रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तत्कालीन रेलवे में तार बाबू के रूप में नौकरी कर रहे हैं, रेलवे विभाग के कर्मचारी हैं। और वहाँ लेकिन वो साहित्य प्रेमी थे, संस्कृतज्ञ थे, लिहाजा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था लाला सीताराम भूप, जो कि गुणग्राही थे, उनसे उनका परिचय हो गया। बाद में दोनों का विवाद भी हुआ, उस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा। यहाँ हमें साफ साफ पता चलता है कि द्विवेदी जी ने बिहार वाटिका नाम से ब्रज भाषा में गीत गोविंद के कुछ अंशों के संस्कृत वृत्तों का अनुवाद किया था। यानी जो संस्कृत वृत्त हैं गीत गोविंद में, उनका ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। समस्या यही थी कि कैसे प्रकाशन हो। लाला जी ने स्वयं उसे छपवाया भी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर उसका आमुख भी लिखा था। आमुख बड़ा मजेदार है, आइए आमुख उनका आपको सुना दें। वो अपने आमुख में लिखते हैं, महावीर जी की पहली प्रकाशित पुस्तक पे, या बिहार वाटिका मेरे मित्र पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का वाग विलास है।
पद्य रचना की सधुराई व पद्य रचना की सुधराई, यमक की मनोहरताई और लालित्य की अधिकाई आज इस मन भाई वाटिका को रसिक जनों को भेंट मेरे परम हर्ष का कारण हुई है। इसी प्रकार से लाला जी ने अगले वर्ष महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की एक मौलिक रचना ऋतु तरंगिणी की भूमिका लिखी और उसका भी प्रकाशन करवाया। यानी स्पष्ट है कि आधुनिक युग के इस पुरोधा तथा लगभग 2 दशकों तक सरस्वती के यशस्वी संपादक और हिंदी साहित्य के इतिहास में जिनके युग को द्विवेदी युग कहा जाता है, उनकी प्रारंभिक पुस्तकें न केवल वे प्रकाशित करवा रहे हैं, अपितु उनकी आमुख या भूमिका के भी लेखक वही हैं। तो एक प्रकार से देखिए तो महावीर प्रसाद जी के जो करियर है उसको बढ़ाने में, उसको एक स्थापित करने में भी वे एक उत्प्रेरक और कैटलिस्ट या प्रोत्साहन का काम कर रहे हैं। और एक बड़ा मजेदार वाकया और है जो हमें बाद में पता चलता है। दोनों लोग फिर अंततोगत्वा इलाहाबाद बस जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वो नौकरी छोड़ के आ जाते हैं सरस्वती के संपादक होकर, और लाला जी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात 1909 में इलाहाबाद के मुट्ठीगंज इलाके में आके बस जाते हैं। तो बड़ा मज़ेदार एक बात है जो आपको बता दूं कि अगर आप देखें तो इलाहाबाद दुर्ग के बाद 2 मोहल्ले दिखाई देते हैं पश्चिम की। दुर्ग है, देखिए ध्यान रखना था वो वर्ल्ड सिटी थी, परकोटे से घिरा एक शहर था जो दुर्ग के पश्चिम ओर बसा था, और वो जाता था खुसरो बाग तक, जिसे हम खुसरो बाग आज कहते हो, तब खुलदाबाद और खुसरो बाग वो एक ही चीज़ है। वही हमारा पश्चिमी द्वार था, वहाँ तक दीवार से घिरा हुआ ये शहर पुराना शहर था। तो दुर्ग में कैंट था अंग्रेजों का, और पश्चिम में ये जो शहर का पहला इलाका दिखता है दुर्ग के पश्चात, वो सिविल स्टेशन था। सिविल लाइंस बहुत बाद में बना, सिविल स्टेशन या सिविल लाइंस तब वही था, और वहीं पर वे रहने लगे और निरंतर हिंदी और शिक्षा की सेवा करते हुए 2 जनवरी 1936 को उनका देहावसान हुआ था। अगर हम देखें तो उन्होंने उस पूरे दौर में, इलाहाबाद के दौर में, अपने संस्कृत और अंग्रेजी के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया, जिसकी चर्चा हम लोग फिर करेंगे, कौन कौन से नाटक थे और कैसे किया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और है, उन्होंने एक प्रकार से इन नाटकों के द्वारा तो हिंदी साहित्य की सेवा की और उसकी नींव को मजबूत किया, लेकिन साथ ही साथ उन्हें लगा कि आम जन को शिक्षित करने के लिए रैपिड रीडर सीरीज निकालनी चाहिए, पाठ्य पुस्तकें ऐसी लिखनी चाहिए ताकि शिक्षा के स्तर के साथ साथ हिंदी माध्यम से शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। और इसलिए वे, देखिए वो उच्च पदों पर रहे थे, DIOS इत्यादि, तो निरीक्षण के दौरान उनको ये सब बातें पता चलती थी। अगर आप ग्राउस का देखें, जो उसने लिखा है, कलेक्टर रहा मथुरा का, बाद में फतेहपुर का, तो उसने जिस तरह के अपने विवरणों में दिया है, कैसे वो रिपोर्ट दिख रहा है कि स्तर अच्छा नहीं है अभी पाठ्य पुस्तकों का, तो उनको ठीक करने के लिए लाला जी ने कमर कस दी। और इसीलिए इलाहाबाद के तत्कालीन डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स या उप जिला विद्यालय निरीक्षक जिसे आप कहते हैं, श्री दीनदयाल तिवारी जी, उनके सहयोग से उन्होंने हिंदी के विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकें तैयार की। अब लेखन तो हो गया, समस्या आई मुद्रण और प्रकाशन की। इंडियन प्रेस के बाबू चिंतामणि घोष से बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन वे मुद्रक थे, प्रकाशक नहीं। तो जैसे तैसे लाला जी के व्यक्तित्व के चलते, और जैसा मैंने कहा कि वे प्रकाशक भी हो चुके थे, हम लोगों को ज्ञात है रविन्द्रनाथ जी की सारी चीज़ें छप रही थी यहाँ पर, और चिंतामणि घोष दादा बहुत ख्याल रखते थे उनका
बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वे खुद गुणग्राही थे और इसीलिए उन्होंने प्रकाशक होना स्वीकार कर लिया। और चिंतामणि घोष साहब ने इनकी रैपिड रीडर या रीडर माला जो 5 भागों में थी उसको छाप दिया। ये हमें समझ लेना चाहिए कि हिंदी प्रांतों में, देशी रियासतों में यही पाठ्य पुस्तकें चलने लगी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में इनका प्रचलन फिजी जैसे दूरस्थ देशों में भी था। इन पुस्तकों के प्रकाशक बने श्री चिंतामणि घोष के लाभ का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि पहले वर्ष की बिक्री एवं लाभ के पश्चात रॉयल्टी के रूप में दोनों लेखकों को उस जमाने के 500 रुपए देने का उन्होंने निर्णय लिया। तिवारी जी को तो ज्ञात नहीं था, डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल थे। 500 बहुत बड़ी चीज होती है रकम उस समय, याद रखिएगा। मुश्किल से बमुश्किल, अभी प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ है, बमुश्किल 14 रुपए या 15 रुपए प्रति तोला सोना होता था। 500 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। तिवारी जी ने पहले साल स्वीकार कर लिया, लेकिन लाला सीताराम भूप ने स्वीकार नहीं किया। बोले यह कार्य या पुनीत कार्य मैंने कर्तव्य समझते हुए शिक्षा के विस्तार और हिंदी के विकास के लिए किया है, मैं कोई रॉयल्टी नहीं लूँगा। और आपको मालूम है उसी रॉयल्टी के उनके 500 रुपए से सरस्वती की जो हानि थी, क्षति हो रही थी धन की, उसकी पूर्ति की गई। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा त्याग था जो उन्होंने किया, जिसकी वजह से ये लोगों को उनके सम्मान करने के लिए लोगों को विवश भी किया। तो सरस्वती के घाटे की भरपाई हुई और कैसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए वो, इतना अधिक कि अंततोगत्वा जब सर आशुतोष मुखर्जी आए हुए थे और बाबू चिंतामणि घोष क्या ठहरे थे, तब उन्होंने लाला सीताराम भूप से उनकी भेंट कर दी। लाला सीताराम भूप के प्रभाव से वे भी अचंभित हुए और अंततोगत्वा उनके परामर्श पे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में हिंदी को परा स्नातक के विषय में प्रारंभ कर देंगे, बशर्ते कि उसका पाठ्यक्रम लाला सीताराम तैयार कर दें और साथ ही साथ उसकी जो मूल पुस्तकें हैं वो तैयार कर दें। और ये एक बहुत बड़ा कदम था जिससे हिंदी की वास्तविक सेवा हुई, अन्यथा संस्कृत वाले ही हिंदी में प्रायः अध्यापक नियुक्त होते थे। अगली बातें फिर अगली बार करेंगे।